मंदिर से पहले मस्जिद थी, मस्जिद के पहले मंदिर था। मंदिर से पहले मस्जिद थी, मस्जिद के पहले मंदिर था। उस मंदिर से पहले क्या था? एक खेत था शायद, एक खेत था शायद, धान का या गेहूं का। सबकी भूख से रिश्ता था। एक खेत था शायद, धान का या गेहूं का। सबकी भूख से रिश्ता था। भूख का कोई मजहब नहीं है। वो खेत कब का जब्त हुआ? वो खेत कब का जब्त हुआ? उस खेत के लिए कौन लड़ेगा? उस खेत के लिए कौन लड़ेगा? खेत से भी पहले क्या था? खेत से भी पहले क्या था? अल्लाह राम के नाम से पहले, काबा काशी धाम से पहले, राम राम सलाम से पहले क्या था? खेत से भी पहले क्या था? अल्लाह राम के नाम से पहले, काबा काशी धाम से पहले, राम राम सलाम से पहले शायद घना एक जंगल था। शायद घना एक जंगल था। जंगल में सब मंगल था। आदम अभी आदमी नहीं था, उसे आग लगानी नहीं आती थी। आदम अभी आदमी नहीं था, उसे आग लगानी नहीं आती थी। आग का कोई मजहब नहीं है। आग का कोई मजहब नहीं है। वो जंगल जलकर राख हुआ। वो जंगल जलकर राख हुआ। उस जंगल के लिए कौन लड़ेगा? उस जंगल के लिए कौन लड़ेगा? जंगल से भी पहले क्या था? जंगल से भी पहले क्या था? सा सा करता कहकशा था। हर सू सिर्फ धुआं धुआं था। सा सा करता एक कहकशा था। हर सू सिर्फ धुआं धुआं था। तू कहां था? मैं कहां था? ना कोई हिंदू ना मुसलमान था। ना किसी का नामो निशान था। बेनामो निशान का कोई मजहब नहीं था। बेनामो निशान का कोई मजहब नहीं था। वो कहकशा कब का दायरो हरम हुआ? वो कहकशा कब का दायरो हरम हुआ? कहकशा के लिए कौन लड़ेगा? कहकशा के लिए कौन लड़ेगा? सलाम सबको। ये कविता मैंने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया से उठाई। जिन्होंने ये पोएम लिखी है उनका नाम मुझे अभी नहीं पता, तो पहले ही उनसे माफी मांगते हुए कि आपका नाम लिए बिना, आपका रेफरेंस दिए बिना मैं ये कविता पढ़ रहा हूँ, बिकॉज मैं आपका नाम अभी ढूंढ भी नहीं सकता। बट इस पोएम ने मुझे इतना हिट किया है पिछले कुछ दिनों से। इतनी छोटी कविता में इतनी बड़ी बड़ी बात कह दी गई है। अभी मैं ऐसी जगह पे हूँ जहां पे उनका नाम सर्च भी नहीं कर सकता। यहाँ पे नेटवर्क नहीं है फोन का। वी आर इन अ टाइगर रिजर्व। सो उनसे पहले ही माफी मांगते हुए मैं कह दूं कि ये पोएम मुझे बहुत अपीलिंग लगी है। पिछले कुछ दिनों से मैं सिर्फ इसी के बारे में सोचता रहता हूँ। उसका एक खास रीजन है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी पोएम है जिसको स्कूल के करिकुलम में इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। हर बच्चे को पढ़ानी चाहिए। हर क्लास के हर बच्चे को पढ़ानी चाहिए, स्पेशली फ्रॉम मिडिल स्कूल। अगर छोटे बच्चों की इतनी समझ ना हो, हम लेकर चले, तब भी हर क्लास के हर बच्चों को पढ़ानी चाहिए फ्रॉम द मिडिल स्कूल। और उसका एक रीजन मुझे लगता है कि हम बहुत आर्ट इंटीग्रेशन की बात करते हैं, हम बहुत लेसन प्लान्स बनाने में हम बहुत बिजी रहते हैं। वो सब बेकार हो जाता है अगर इस तरह का कोई एक आर्ट पीस बच्चों को बस पढ़ा दिया जाए। इस पोएम में आर्ट है, लिटरेचर है, इसमें हिस्ट्री है, साइंस है, पूरी एक कहानी है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि तीसरे पैरा में ये प्री हिस्टोरिक एज से भी पहले चला जाता है। ये अर्थ के एवोल्यूशन के टाइम पे चला जाता है। जब ये कहकशा की बात करता है, उसके पहले सबसे पहले एक खेत की बात करता है, खेत के बाद जंगल की बात करता है। पर जंगल के एवोल्यूशन के पहले के पीरियड में ही चला जाता है। एक सांस करता हुआ कहकशा था। उस कहकशा के लिए कौन लड़ेगा? तो अर्थ के एवोल्यूशनरी पीरियड तक ये जा रही है पोएम। तो एक पूरी कहानी है अर्थ के। तो अगर इस पोएम को सिर्फ इंट्रोड्यूस कर दिया जाए सिलेबस में, तो मुझे लगता है लेक्चर्स के लेक्चर्स निकल जाएंगे सिर्फ इसको समझने में, और इसी के थ्रू पूरा सिलेबस हम कवर कर सकते हैं। बच्चों को कोई अलग से सस्टेनेबिलिटी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को कोई अलग से एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराने की जरूरत नहीं है। दिस इज द एक्सपीरियंशियल लर्निंग। दिस इज द डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनीथिंग which can be felt as an experience. So I think this is better. बच्चों को कोई हमें
बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशंस में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आर्ट पीसेस लाइक दिस कैन बी सिंपली रिसाइटेड इन क्लास, कैन बी सिंपली डिस्कस्ड इन क्लास, एंड दैट कैन बी मोर एनरिचिंग देन एनी अदर सॉर्ट ऑफ पेडागोजिकल मेथड। नेचुरल हेरिटेज को बचाने के लिए कोई नहीं लड़ता। हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जब हम मंदिर और मस्जिद बचाने के लिए तो सालों साल से लड़ के मर जाते हैं। 1993 से इंडिया में वही हो रहा है, 92-93 से राम मंदिर के नाम पे पता नहीं कितने लोग मर चुके हैं पूरे मूवमेंट में, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों का स्कैम हो चुका है, उसका कोई हिसाब नहीं है। बट जिसके लिए एक्चुअली हमें लड़ना चाहिए उसके लिए कोई नहीं लड़ता। कहकशां के लिए कोई नहीं लड़ता, खेत के लिए कोई नहीं लड़ता, जंगल के लिए कोई नहीं लड़ता। और जो उनके लिए लड़ता है उसको हम नक्सली बोल देते हैं, उसको हम देशद्रोही बोल देते हैं, उसको हम डंडों से मारते हैं, सड़कों पे घसीट घसीट के पीटते हैं। ये आज की रियलिटी है। तो ये अकेली पोएम उन सारे इश्यूज को इंटीग्रेट करके, चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो, हिस्ट्री हो, सबको एक साथ इंटीग्रेट करके 3 पैरा में इसने सब कुछ बयान कर दिया है बड़े ही कम शब्दों में। तो अगर हम इस तरह के आर्ट पीसेस स्कूल करिकुलम में इंटीग्रेट कर सकें तो बड़ा जबरदस्त होगा। कमिंग बैक टू द एज वी आर लिविंग इन, कि भाई मंदिर के पहले मस्जिद थी, बड़ा अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन है। मस्जिद के पहले मंदिर था, हो सकता है उसके नीचे भी खुदाई करो तो कोई बौद्ध मठ मिल जाएगा, उसके नीचे खुदाई करो तो कोई जैन के अवशेष मिल जाएंगे आपको, उसके नीचे खुदाई करो तो एक खेत रहा होगा जहां पे ये सब कुछ हुआ, और फिर खुदाई करो तो खेत भी नहीं था, तो सिर्फ आपको फॉसिल्स मिलेंगे फॉरेस्ट्स के। उस फॉरेस्ट के लिए कौन लड़ेगा? हम ये तो क्लेम करते हैं कि इस मस्जिद के पहले मंदिर था और उसके लिए जान देने को तैयार रहते हैं, बट खेत के लिए जान देने को तैयार नहीं है। तो बहुत ही फंडामेंटल इशू को इसने उठाया है बड़े ही सिंपल शब्दों में, और इसलिए पता नहीं जब से मैंने इसको पढ़ा है ये पोएम मेरे दिमाग में बार बार घूमती रहती है। स्पेशली जब हम इस तरह के नेचुरल लैंडस्केप में आते हैं। वी आर इन अचानकमार अमरकंटक टाइगर रिजर्व, और यहाँ से हम एक दूसरे टाइगर रिजर्व जाने वाले हैं, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। तो जब भी इस तरह के नेचुरल लैंडस्केप में आते हैं मुझे यही फील होता है कि यहाँ के ट्राइबल्स का इतना स्ट्रगल है। बीच के रास्ते में हम हसदेव के जंगल होते हुए आए, वहाँ के ट्राइबल्स का सालों का स्ट्रगल है। अभी वो जंगल अडानी को बेच दिया गया है। हसदेव के लोग उस जंगल के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उसको गोलियां मारी जा रही हैं, उसको डंडे मारे जा रहे हैं, उसको हम नक्सली बता रहे हैं। असली नक्सली कौन है? असली लड़ाई कराने वाला कौन है? ये हमें पूछना पड़ेगा। असली देशद्रोही कौन है? तो ये बहुत फंडामेंटल इश्यूज इसमें उठाए गए हैं। हर किस्म का इंटीग्रेशन है। स्कूल के सिलेबस एक ऐसे टाइम में जब हमारा पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एकदम तली पे जा चुका है, जब यहाँ के लोग, देश के लोग फेक न्यूज के नाम पे मोबिलाइज हो जा रहे हैं, बच्चे फेक न्यूज को ही न्यूज समझ रहे हैं, उसी से हम अपने करिकुलम को डिजाइन कर रहे हैं। सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो ये है कि हम स्कूल के करिकुलम को फेक न्यूज के बेसिस पर डिसाइड कर रहे हैं। भाजपा अपने आईटी सेल में जो चला रही है उसको इंट्रोड्यूस कर रही है स्कूल के करिकुलम में। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है। कभी कभी मुझे लगता है कि आज के 2-3 साल के बाद जब मैं पढ़ाऊंगा, 5 साल के बाद जब भी इसी तरह से पढ़ाता रहूंगा, तो हो सकता है मुझे पढ़ाने में शर्म आए, क्योंकि जो किताब मैं पढ़ा रहा हूँ वो पूरी तरह से माइंड वॉश्ड फेक न्यूज के बेसिस पे बनाई गई हो, और उस वक्त हो सकता है मैं अपने जॉब से जस्टिस ना कर पाऊं। तो एक ऐसा भी टाइम आने वाला है, बहुत जल्दी आ गया है। इनफैक्ट बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी कर दिए गए हैं एनसीईआरटी की बुक्स में और फंडामेंटल बुक्स में। तो इसलिए इस तरह की पीसेस जब भी मैं पढ़ता हूं जो यूनिवर्सली अपीलिंग है, तो मुझे लगता है कि यार ऐसी चीजें हमारे करिकुलम से क्यों दूर रही अब तक। इसमें सब कुछ है। एक पोएम के जरिए आप बच्चों को क्लासिकली एवरी कॉन्सेप्ट उसमें इंटीग्रेट करके आप उसको एक होलिस्टिक लर्निंग का पार्ट बना सकते हैं, और इस तरह की चीजें हमारे करिकुलम से अभी तक मिसिंग है। आई डोंट नो सच में ये किसने लिखी, उसका नाम मैं भूल चुका हूँ। जिसने भी ये लिखी उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है मुझे। यहाँ से निकलते ही मैं सबसे पहले उनका नाम सर्च करूंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनको थैंक्स करते हुए एक नोट भी लिखूंगा, और उनसे पहले ही मैं माफी मांग ले रहा हूँ कि उनकी इजाजत के बिना और उनसे पूछे बिना कॉपीराइट्स का उल्लंघन करते हुए मैं ये पोएम रिसाइट कर रहा हूँ और इसको यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।